गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सृजन पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 के अध्याय प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें का अध्ययन कर रहे थे। हमने लेखक के जीवन परिचय और प्रजातंत्र के लिए जो शर्तें लेखक ने निर्धारित की थीं उनके बारे में जान रहे थे। सबसे पहले लेखक ने यही स्पष्ट किया कि प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होने चाहिए लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में, और विपक्ष भी उतना ही सशक्त होना चाहिए जितना सत्ता पक्ष है। तीसरी बात उन्होंने कही कि कानून और शासन की दृष्टि से समानता होनी चाहिए। सत्ता पक्ष या विपक्ष के आधार पर किसी के मध्य भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने अनेक उदाहरणों से ये भी समझाने का प्रयास किया कि अमेरिका में एक विकृत शासन पद्धति थी। जो दल सत्ता में आता था वही दल अपने अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त करता था, और पहले जो कर्मचारी और अधिकारी वहाँ पर थे उन्हें निकाल दिया जाता था। यहाँ तक का हमने अध्ययन किया था, पेज नंबर 59। अब हम आगे उसी के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। अमेरिका की जनता ने वहाँ के शासन व्यवस्था में रहने वाले लोगों ने जब ये समझा कि ये विकृत पद्धति प्रजातंत्र के हित में नहीं है, तो उन्होंने उसे बदल देने का ही पूर्णतः निश्चय कर लिया, ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे, न्याय संगत रहे और राजनीति से दूर रहे। इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया। सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहते हैं। कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो, वह सभी पार्टियों की आज्ञानुसार कार्य करने वाले होते। इनके कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता। कि अमेरिका की इस विकृत पद्धति में जो परिवर्तन है तो वो इंग्लैंड के लोगों ने इसे सुधारा। राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय जहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं, सचिवालय में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो IPS, IAS या अन्य किसी भी कैडर के जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, उनका कार्यालय अलग होता है और राजनीतिक दलों का कार्यालय अलग होता है। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों में अंतर कर दिया गया। चाहे कोई भी दल सत्ता में आए, लेकिन सिविल कार्यालय के जो कर्मचारी हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे, फिर उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता था। कोई भी मंत्री उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था और वो सभी पार्टियों के अनुसार अपना कार्य पूर्ण करते थे। जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था तो यहाँ भी यही बात प्रचलित थी। मुझे स्पष्ट रूप से याद आ रहा है जो मुझे उस समय हुआ जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर वाइसराय के नाम दिल्ली में कोई ना कोई स्ट्रीट या क्लब है। ऐसे एक ही वाइसराय या गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। उनका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था। उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था और ऐसे बहुत से काम थे जो मेरी देखरेख में हो रहे थे। वह आया और धीरे से मुझे कहा, मेरे प्रिय डॉक्टर,
क्या आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते? उसने कहा, यह बुरी तरह खटकता है कि सभी का नाम है, केवल उनका ही नाम नहीं। मैंने कहा, मैं विचार करूंगा। उन दिनों में जमुना के ऊपर एक बांध बनवाने पर विचार कर रहा था, ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट ना हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। मैंने अपने सेक्रेटरी को, जिनका नाम H.C. परायर था और जो एक यूरोपियन था, कहा, परायर महाशय, वायसराय के सेक्रेटरी ने मुझे यह बात कही है। क्या तुम समझते हो कि इस संबंध में हम कुछ कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि उसने उत्तर दिया होगा? उसका जवाब था, महोदय, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगता है किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय है। मिनिस्टर की इच्छा के प्रतिकूल यदि किसी अफसर का कुछ कहना आज मुझे एकदम असंभव लगता है, लेकिन उन दिनों यह संभव था, क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमने भी बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला कर रखा था कि सरकार की शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। सरकार का काम है पॉलिसी या नीति तय करना। उसका यह काम नहीं है कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करे या पक्षपात से काम ले। यह बात महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि हम इस मर्यादा का एकदम परित्याग कर दें। तो लेखक ने कहा कि अमेरिका में जो विकृत पद्धति थी, इंग्लैंड ने उसमें परिवर्तन किया। राजनीतिक कार्यालय, सिविल कार्यालय के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे। और एक उदाहरण देकर उन्होंने समझाया कि उस समय एक मंत्री के द्वारा या एक बड़े उच्च पदाधिकारी के द्वारा वायसराय के संबंध में कोई स्ट्रीट या किसी भी स्थान पर उनका नाम लिखवाने का प्रयास किया, लेकिन जो सिविल कार्यालय में कार्य करने वाला एक कर्मचारी थे, उसने मुझे मना कर दिया। और वो कह रहे हैं कि उस समय वो एक संभव सी बात थी, क्योंकि ब्रिटेन का हमारे यहाँ शासन था और उन्होंने ये निर्णय कर रखा था कि वो सिविल कार्यालय के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ताकि किसी के साथ पक्षपात ना हो। लेकिन यदि हम वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो भारत की लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में ये कमी नज़र आती है, क्योंकि हम आज अक्सर देखते हैं कि जो दल सत्ता में आते हैं वो दल पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण अन्यत्र करवा देते हैं और अपने व्यक्ति को वहाँ पर नियुक्त कर देते हैं। तो इस तरह एक पक्षपातपूर्ण शासन व्यवस्था प्रचलित होती है, जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के हित में नहीं। अब उन्होंने चौथी शर्त को आवश्यक माना। मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्रवाद के सफल संचालन के लिए जो चौथी शर्त आवश्यक है वह यह कि हम विधान संबंधी नैतिकता का पालन करें। विधान यानी जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन किया जाए। बहुत से लोगों के लिए विधान के लिए बड़ा उत्साह है। मैं उन लोगों में से हूँ जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार हैं, कम से कम नए सिरे से इसकी रचना करने के लिए। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे विधान में कानूनी व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज़ को हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं उसका अस्थि पंजर मात्र। अस्थि पंजर
यानी हड्डियों का ढांचा मात्र। लेखक ने कहा कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के लिए आवश्यक शर्त यह है चौथी, कि हमने अपने संविधान के लिए जो नियम बनाए हैं, जो सीमा निर्धारित की है नियमों के लिए, उन नियमों का पालन होना चाहिए। कि हमारे जो भारत का एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ भी लागू की जा रही है, तो लोगों को अपने संविधान के प्रति बहुत उत्साह है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो विधान बना हुआ है वो अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसमें कुछ कमियां हैं और इस विधान को परिवर्तित कर देना चाहिए। साथ ही साथ इसमें यदि परिवर्तन नहीं किया गया, विधान संबंधी जो नैतिकता होती है उसमें परिवर्तन नहीं किया गया, तो यह संविधान केवल अस्थि पंजर मात्र रह जाएगा, निर्जीव ढांचा मात्र रह जाएगा और उस निर्जीव ढांचे में व्यक्ति के जो मनोभाव हैं वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड में इस नियमों को मर्यादा के रूप में माना जाता है, लेकिन फिर भी खेल के नियम होते हैं और खेल के नियमों को समयानुसार, परिस्थिति अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ भी जो हम एक नया संविधान बना रहे हैं उसके लिए एक नए नियमों की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया अमेरिका का। एक दो बातें जो इस समय मुझे याद आ रही हैं मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की यानी विद्रोह किया, तो उस समय उनका नेता वॉशिंगटन था। यह कहने से कि वॉशिंगटन उनका नेता था, अमेरिकी जीवन में जो उसका वास्तविक स्थान था हमें स्पष्ट नहीं होता। वॉशिंगटन उनका देवता था, वॉशिंगटन उनका भगवान था। यदि आप उसका जीवन चरित्र और इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि विधान की रचना होने पर वॉशिंगटन ही अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया था। जब उसकी अवधि समाप्त हो गई तो क्या हुआ? उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े होने से इनकार कर दिया। मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि यदि वॉशिंगटन 10 बार भी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हुआ होता तो वह हर बार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाता, लेकिन दूसरी बार उसने खड़ा होने से इनकार कर दिया। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसका उत्तर था, प्रियवर, आप भूल गए हैं कि हमने इस विधान को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया। प्रियवर संबोधन उसने अपने जो समर्थक थे, वहाँ के जो सांसद थे, उनके लिए संबोधित किया है और उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने अपने संविधान के लिए जो नियम बनाया है वो नियम इस उद्देश्य के लिए बनाया है कि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ अन्याय ना हो, उसके साथ न्याय हो। हमने यह विधान इसलिए बनाया है कि हम कोई वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते थे, हम कोई पैतृक शासन नहीं चाहते थे, हम कोई अनन्य शासक या डिक्टेटर भी नहीं चाहते थे। यदि इंग्लैंड के राजा की अधीनता त्याग कर आप लोग इस देश में आकर भी मुझको ही प्रतिवर्ष प्रतिकाल विभाग अपना प्रेसिडेंट बनाए रखने लगे, मेरी ही पूजा करने लगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा?
जब आप मुझे ही इंग्लैंड के राजा का स्थानापन्न बना देते हैं, तब आप क्या कह सकते हैं कि आपने उसके अधिकार के प्रति विद्रोह किया है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने सांसदों, अपने समर्थकों को ये समझाने का प्रयास किया कि हमने इंग्लैंड की राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह किया, एक नया देश बनाया और उस देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के लिए नए नियम बनाए। और हमने ये नया नियम बनाया कि जो यहाँ प्रेसिडेंट पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति खड़ा होगा, वो एक बार ही अपने पद के लिए खड़ा हो सकता है। और यदि आप बार बार हर वर्ष मुझे ही इस पद के लिए चुनते रहे, निर्विरोध निर्वाचित करते रहे, तो हम में और इंग्लैंड के राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली वंश परंपरा के आधार पर चलती है और वंश परंपरा में पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र शासन करने के अधिकारी होते हैं। लेकिन लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता। वहाँ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो सत्ता में बैठते हैं और जरूरी या आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बार वही व्यक्ति चुनाव जीतें, अन्य व्यक्ति भी चुनाव जीतकर जो है वो सत्ता में जा सकते हैं, शासनारूढ़ हो सकते। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है कि इंग्लैंड का ही स्थानापन्न मुझे बना दिया जाए, तो फिर उनमें और हमारे बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा, आपका मेरे प्रति जो विश्वास है, जो भक्ति भाव है, उसके कारण आप चाहे मुझ पर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए दबाव डालने पर मजबूर हों, लेकिन जब मैंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि हमें वंशानुगत शासन नहीं चाहिए, तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर भी दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। अंत में लोगों ने उन्हें कम से कम एक ही बार और खड़े होने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने मान लिया, लेकिन जब तीसरी बार वे फिर आग्रह करने गए तो उसने धत्ता बता दिया यानी पूरी तरह से इनकार कर दिया कि अब मैं राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा नहीं होऊंगा। आप किसी अन्य व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए जो है वो निर्वाचित करें, उसके लिए चुनाव करें और अन्य व्यक्ति को जो है वहाँ पर बिठाएं। इसीलिए आज भी अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है, तीसरी बार उसे राष्ट्रपति बनने का कोई अधिकार नहीं होता है।